अगर यहाँ पर ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्षारीय होगा। क्षार का एक गुण होता है कि वो अपने पास ज़्यादा लोन पेयर रखता है या ज़्यादा निगेटिव चार्ज रखता है। अगर किसी भी एटम के पास ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, अगर किसी एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अधिक क्षार होगा। अभी तो हमको ये समझ में आ रहा है इस नाइट्रोजन के पास भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पर होता क्या है, एक प्लस आई इफेक्ट नाम की चीज होती है। आई इफेक्ट क्या होता है, इसको हमने फर्स्ट ईयर में समझाया था और इंटर में अभी जब ऑर्गेनिक स्पेशल की क्लास लेंगे तो फिर से समझाएंगे आई इफेक्ट को। आई इफेक्ट क्या होता है, जितना हम समझा सकते हैं समझाते हैं। आई इफेक्ट जब भी किसी एटम के पास होता है तो वो एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन या अपने लोन पेयर दूसरे को देने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें कि जो CH3 है हमेशा उसके पास प्लस आई इफेक्ट रहता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर CH3 के पास कोई इलेक्ट्रॉन है या अपना लोन पेयर है तो इसको दे देगा, कहाँ पुश कर देगा, इसके पास पुश कर देगा। जबकि हाइड्रोजन के पास प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है, तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा भी तो भी ये नाइट्रोजन को पुश नहीं कर पाएगा या अपने इलेक्ट्रॉन या अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे नहीं पाएगा। तो होता है क्या है, CH3 के पास आई इफेक्ट होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन या अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देता है और जैसे देता है नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या लोन पेयर की संख्या बढ़ जाती है। और जो कि लोन पेयर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ गई तो हमने अभी कहा जिसके पास ज़्यादा लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिक क्षारीय होगा, तो ये अधिक क्षारीय हो जाता है। जबकि इसके पास प्लस आई इफेक्ट होता नहीं है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता है, लोन पेयर दे नहीं पाता, नहीं दे पाता तो उसके पास लोन पेयर उतने रहते हैं तो ये कम क्षारीय होता है। बात समझ में आया? जरा इसमें लिख लूं, लिखो जरा। देखो मेथिलमीन अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय होता है। मेथिलमीन अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय होता है। मेथिलमीन अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय होता है क्योंकि मिथाइल समूह के मिथाइल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव की वजह से धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव की वजह से नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इससे मेथिलमीन प्रोटीन को आसानी से ग्रहण कर लेता है। चाहो तो इस तरीके का चित्र भी बना सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला है चौथे का गा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चौथे के गा नंबर वाले क्वेश्चन में चलते हैं। हमने कहा है चौथे का गा नंबर क्वेश्चन चौथे के गा नंबर क्वेश्चन में एक रिएक्शन C6H5NO2 C2H5NH2 है। ठीक है, और B C2H5OH। ठीक है, ये दे रखा है। हमने तुमको जब भी डीपीएम पढ़ाया था तो हमने तुमको बताया था, 2 नियम हमने तुमको बताए थे डीपीएम में। क्या क्या नियम बताए थे कि जब भी NO2 को तुमको इस ग्रुप को NH2 में तब्दील करना रहता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट लेते हैं
SN वर्सेज HCl और 6H ले लेते हैं। मतलब SN रीजेंट लेके 6H की जब भी प्रेजेंस लेते हैं हमेशा NO2 ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, NH2 में। ये हमने डीपी में बताया था, हमेशा ध्यान रखना। SN और 6H की प्रेजेंस लेंगे तो NO2 किस में चेंज हो जाता है, NH2 में। और हमने एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी बताओ, NH2 और OH में कब चेंज होता है, कोई भी एमाइड ग्रुप OH में कब चेंज होता है, बताओ कौन बताएगा। एमाइड ग्रुप OH में चेंज कब होता है, कौन बताएगा, बताओ। नहीं समझ में आ रहा है। हमने बताया था NH2 को OH में चेंज करने के लिए यहाँ पर HNO2 लेते हैं। DPM और सभी साइक्लिक रिएक्शन में, साइक्लिक रिएक्शन जो सेकंड कराई थी उसमें ये रिएक्शन पूरी की पूरी थी लगी हाथ। और DPM में भी हमने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे चेंज करने वाले, 3-4 कॉन्सेप्ट बताए थे। उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर NO2 को NH2 में चेंज करना हो तो यहाँ SNO6H, NH2 को OH में चेंज करना हो तो यहाँ HNO2 का प्रेजेंस लेंगे। हमेशा ध्यान रखना इस रिएक्शन को, डायरेक्ट पूछी गई साल। चलो इसको नोट कर लो। अगला जो है वो है फ्रक्टोज की संरचना। प्रश्न नंबर 4 का घ है। अगला क्वेश्चन था फ्रक्टोज की संरचना का सूत्र, 4 का घ नंबर। तो हमको पता है फ्रक्टोज की संरचना का सूत्र क्या होता है, ये कई बार हम करवा चुके हैं। इसको याद करने की ट्रिक देख लो। टोटल इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होते हैं। ऊपर और नीचे सबसे CH2OH, उसके जस्ट नीचे कीटोन समूह होता है, अब बाकी सब अल्कोहल समूह है। बस ध्यान रखना कैसे होते हैं, 2 OH राइट हैंड साइड होते हैं और सबसे ऊपर ये वाला OH इधर साइड होता है। हमने याद करने के ट्रिक पिछले सेटों में इसको बताई है, ठीक है। अब उसी में अगला क्वेश्चन जुड़ा है कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कैसे चेंज होगा। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, वो फ्रक्टोज का है। अब हम तुमको बता रहे ग्लूकोज से, ये अगर उतार लिया स्क्रीनशॉट लेके, तो अब तुमको बता रहे ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कैसे चेंजमेंट होता है। तो देखो भैया रिएक्शन हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये CH है, हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप टूटता है, तो ये CH डबल बॉन्ड O है, ये CH डबल बॉन्ड OH, और OH है, और ये CHOH की पावर 3 है, और ये CH2OH है। 2 C6H5NH2 है, तो एक C6H5NHNH2 और दूसरा C6H5NHNH2। हमने कई DPM में कई बार बताया है कि कभी भी डबल बॉन्ड वाला O देखो तो हमेशा यहाँ से H2 निकाल के भागता है। कभी भी तुम डबल बॉन्ड के साथ O देखो तो H2 निकाल के चला जाता है। तो यहाँ पर 2 H2O निकलेंगे, एक H2O ये निकलेगा और दूसरा H2O ये निकलेगा। 2 H2O निकल गए। जब 2 H2O निकल गए तो भैया ये देखो ये 2 H2O निकल गए। बचेगा क्या, बचेगा CH डबल बॉन्ड NH6H5। तो CH डबल बॉन्ड NH6C6H5 फिर यहाँ आके बिल्कुल जुड़ जाएगा, और CH डबल बॉन्ड NH6H5। समझ में आया, इसी तरीके ये जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने OH नहीं दर्शा दिया, यहाँ पर OH होगा, ठीक है। इसी तरीके ये होगा। अब जब ये यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे, यहाँ पर OH नहीं होगा, ध्यान रखना। अब जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो हमने 10 बार बताया, जब भी जल अपघटन होता है तो होता क्या पर है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा होता, जब हमने बताया था यहाँ वाला वो एक एक्स्ट्रा होता, तो यहाँ पर CHO ग्रुप आएगा और यहाँ पर कीटोन ग्रुप आएगा, बाकी सेम वैसे बन जाएंगे। और जब इसकी 2H से क्रिया होगी तो ध्यान रखना ये यहाँ पर 2H यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये CHO ग्रुप के बारे में, बाकी तो सेम बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया है, यहाँ पर एक 2H आगे जुड़ गया। कैसे जुड़ गया है आगे ध्यान रखना, ये HH होता है, CHO को हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH, तो एक तरीके से ये एक H यहाँ एक H यहाँ, तो CH2OH बन जाएगा, और कुछ नहीं हुआ है। तो ये ग्लूकोज से फ्रक्टोज में चेंजमेंट की रिएक्शन होती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है
कि आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मूलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर समझाइए। तो पहले हेडिंग डाल लो आणविक उन्नयन स्थिरांक और उसमें लिखो जरा, देखो एक 100 ग्राम विलायक में चौथे का कौन सा क्वेश्चन है, पांचवे का क्वेश्चन नंबर 5वें का आ गया। क्वेश्चन नंबर 5वें का आणविक उन्नयन स्थिरांक हम कहेंगे हम कहेंगे 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में किसी आवाजशील विलेय को घोलने पर 100 ग्राम विलायक में किसी आवाजशील विलेय को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। हमने क्या बताया, हमने बताया अगर मान लो कोई विलायक है जो 100 ग्राम है, जैसे फॉर एग्जांपल पानी ले लिया, पानी हमने ले लिया मान लो 100 ग्राम विलायक है, अगर इसमें हम कोई आवाजशील विलेय घोल दे, जैसे मान लो चीनी घोल दे, नमक घोल दे, तो क्या होगा, मान लो अगर पहले में पानी लिया है तो इसका जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे हम इसमें चीनी या कुछ घोलेंगे तो इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, या तो 105 हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड या तो 110 हो जाएगा। पर यहाँ ये एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर विलायक ले कितना रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं। तो अगर 100 ग्राम विलायक में कोई आवाजशील पदार्थ घोलेंगे तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, जिसे हम आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो आणविक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा हो गई। इसके बाद मूलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बोल रहे हैं, तो अगली हेडिंग डाल देंगे मूलल उन्नयन स्थिरांक। मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर हम 1000 ग्राम विलायक ले लेंगे और यहाँ पर कोई विलेय घोल दें, ध्यान रखना आणविक उन्नयन स्थिरांक में हमने 100 ग्राम विलायक लिया था, कितना लिया था, 100 ग्राम। अब बस हमको क्वांटिटी चेंज करनी मूलल उन्नयन स्थिरांक में। अब की बार हम 1000 ग्राम विलायक ले रहे हैं और जो विलेय घोल रहे हैं, आवाजशील विलेय जो घोल रहे हैं, उसकी हम क्वांटिटी कर देते हैं 1 मोल। तो अगर हम 1000 ग्राम विलायक ले रहे हैं और उसमें 1 मोल आवाजशील विलेय घोल रहे हैं तो भी उसके क्वथनांक में वृद्धि ही होगी। पर अब जो वृद्धि होगी उसे कहेंगे मूलल उन्नयन स्थिरांक। तो अगर 100 ग्राम विलायक ले रहे हैं तो आणविक उन्नयन स्थिरांक, और अगर 1000 ग्राम विलायक ले रहे हो विलेय का और आवाजशील विलेय के 1 मोल घोल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, मूलल उन्नयन स्थिरांक। तो परिभाषा लिख लेना, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना मूलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला ये रहेगा और आणविक उन्नयन स्थिरांक में क्या हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, AB × 100 स्मॉल w अपॉन कैपिटल W × स्मॉल m। ध्यान रखना आणविक उन्नयन स्थिरांक में ये रहेगा, जबकि मूलल उन्नयन स्थिरांक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी मूलल उन्नयन स्थिरांक में 1000 रहेगा क्योंकि यहाँ 1000 ग्राम ले देते हैं, और आणविक उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या ले रहे हैं 100। तो जहाँ 100 लेते हैं वहाँ क्या होता है आणविक, तो इसका फार्मूला ये, जहाँ 1000 लेते हैं वहाँ मूलल, तो उसका फार्मूला ये। तुम लोग जानते हो क्या क्या होता है, डेल्टा टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जरा। इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, केबी को बोलते हैं मूलल उन्नयन स्थिरांक, है ना। स्मॉल m क्या होता है, विलेय का अनुभार, कैपिटल W क्या होता है, विलायक की मात्रा, और स्मॉल w क्या होता है, विलेय की मात्रा। सेम इसमें भी सारी चीजें
वही रहेंगे, बस केवल 100 वहां पर हुआ है और कुछ नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा जाए, उत्तर नंबर 5वें का खा। क्वेश्चन नंबर 5वें का खा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का खा। 5वें का खा क्या कह रहा है? कह रहा प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए समीकरण समझाओ। तुमको पता है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए समीकरण होता है K बराबर 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स। हमको पता है यहाँ पर क्या क्या होता है। जो K होता है उसे क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। जो T होता है उसे बोलते हैं समय। A जो होता है उसे कहते हैं अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। जो शुरुआत में अभिक्रिया शुरुआत होने से पहले जो अभिकारक की सांद्रता होती है उसे A कहते हैं। और जो T समय बाद जो टी समय बाद सांद्रता बचती है उसे क्या कहते हैं? A माइनस एक्स बोलते हैं। तो हम कहेंगे शुरुआत में जो अभिकारक की सांद्रता होगी उसे A, और टी समय बाद अभिकारक की कुछ सांद्रता जा चुकी होती है, कुछ वो सांद्रता बदल चुकी होती है, तो टी समय बाद जो अभिकारक की सांद्रता होती है उसे क्या बोलते हैं? A माइनस एक्स। तो ये हमको बताना था, तो ये हमने बता दिया। अब इसके बाद बोल रहा है, एक सवाल भी इसमें ज्वाइंट किया गया है। कह रहा है ये बताओ, कह रहा है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु 693 सेकंड है, तो वेग स्थिरांक की गणना करो। हमने कहा था कभी भी अर्ध, आधा, 50% ऐसी कोई भी चीज दे रखा होगा तो हम एक फार्मूला लगाएंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। K बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। यहाँ हमसे वेग स्थिरांक का मान पूछ रहा है, और टी हाफ यानी कि अर्ध आयु काल का मान कितना दे रखा? 693। तो हम 693 का अगर यहाँ भाग दे देंगे तो कितना बचेगा भैया बताओ जरा? 0.001 बचेगा। कितना बचेगा? 0.001। अगर नहीं कर पा रहे ये दशमलव वाला तुम बताए दे रहे हैं, दशमलव काटते तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाता है, और ये इससे कटेगा, जब भाग देंगे तो इसी तरीके आएगा, दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। तो वेग स्थिरांक का